बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भोजन की पाचन तथा रासायनिक क्रियाएं कि भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है, उसमें कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। भोजन का पाचन सबसे पहले मुख से प्रारंभ होता है। भोजन के मुख में पहुंचते ही दांतों द्वारा उसे पीसा जाता है। यहाँ पर भोजन में लार रस अच्छी तरह से मिल जाती है। लार रस की टाइलिन, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन द्वारा पके कार्बोहाइड्रेट को शक्कर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह भोजन मुख तथा ग्रसनी से सरकता हुआ ग्रास नली में आ जाता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई पाचक रस नहीं पाया जाता। इसके पश्चात ग्रास नली की मांसपेशियों द्वारा भोजन धीरे धीरे आमाशय में पहुँचता है। यहाँ पर आमाशयिक रस में दो प्रकार की खमीरें होती हैं, मीन्स दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसके ग्रेनिन दूध की प्रोटीन केसिनोजन और को केसिन में बदल देता है तथा पेप्सिन नामक प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर आमाशय में भोजन 4-5 घंटे तक रुकता है। इसके पश्चात यह भोजन ग्रहणी में चला जाता है। यहाँ पर पित्ताशय से पित्त रस तथा अग्नाशय से अग्नाशिक रस भोजन में आकर मिल जाते हैं। यहाँ पर सामान्यतः पित्त रस, आग्नेशिक रस और को वसा के पाचन में सहायता मिलती है। इस आग्नाशिक रस में 3 प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में परिवर्तित कर देता है और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है और लाइपेज को इसकी प्रक्रिया में पित्त रस सहायता करता है। ग्रहणी के पश्चात भोजन छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ पर छोटी आंत के रस में भी 3 तरह के एंजाइम खमीर पाए जाते हैं, जिन्हें एंट्रोकाइनेज, इरेप्सिन तथा इन्वर्टेज कहते हैं। एंट्रोकाइनेज जो एंजाइम होता है वह अग्नाशिक रस की निष्क्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम को सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देती है। इरेप्सिन खमीर जो होता है एंजाइम, वह पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है। इसी तरह इन्वर्टेज शर्करा को ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। इस प्रकार भोजन क्षुद्रांत तक आते आते पच जाता है और उसका अवशोषण हो जाता है। इसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण, यहाँ तक तो हुआ था कि कैसे वो भोजन पच रहा है। अब उस पचे हुए जो भोजन का हमारे शरीर में अवशोषण कैसे होता है, कैसे पूरी बॉडी में जाता है। भोजन के पाचन के समय भोज्य तत्व रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपने सरलतम रूप में बदल जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रथम शर्करा में, फिर ग्लूकोज में बदल जाता है। ऐसे ही प्रोटीन पहले तो पेप्टोन में और बाद में एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह वसा फैटी एसिड में और बाद में ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि छोटी आंत एक ऐसा अंग है जहाँ पर पाचन और अवशोषण दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त भोजन का थोड़ा सा अंश आमाशय में भी अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है। यह प्रक्रिया पाचन क्रमशः चलती रहती है। मीन्स हम जब भी कुछ खा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं, वो भी हमारा पाचन क्रिया आमाशय में पहुँचते ही स्टार्ट हो जाती है। पूर्व में क्षुद्रांत की अंतिम परत में छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिनमें अनगिनत रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये रक्त कोशिकाएं पचे हुए कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को अपने में सोख लेती है और सभी रक्त कोशिकाएं आपस में मिलकर एक शिरा बनाती हैं। इन शिराओं में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रक्त होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को क्रियाशील रखने में सक्षम होता है। इसी तरह छोटी आंत तथा आमाशय से निकलने वाली शिराएं आपस में मिलकर एक बड़ी शिरा का निर्माण करती है, जिसे पोर्टल शिरा कहते हैं। पोर्टल शिरा यकृत में प्रवेश करती है। आवश्यकता से अधिक शरीर में खाए गए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत अपने अंदर एकत्रित कर लेता है और जब शरीर को पुनः उसकी आवश्यकता होती है तो वह उसे रक्त में मिला देता है। यह वही स्थल है जहाँ से पोर्टल शिरा यकृत धमनी के साथ मिल जाती है और रक्त संचारण का कार्य करती है। क्षुद्रांत की रक्त की कोशिकाएं अत्यंत ही महीन होने के कारण, बहुत पतली होने के कारण वसा का शोषण करने में अक्षम रहती है। अतः वहाँ वसा का शोषण जो है छोटी आंत में पाए जाने वाले अंगों की लसिका वाहिनियाँ करती हैं। यहाँ पर कई लसिका वाहिनियाँ भी आपस में मिलकर बड़ी लसिका का वाहिनियाँ बनाती हैं और ऊपर की ओर जाकर
ऊर्ध्व महाशिरा से मिल जाती है। इसी तरह वसा के तत्व ऊर्ध्व महाशिरा में प्रवेश करके रक्त के परिभ्रमण द्वारा मानव शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिए जाते हैं। और अंत में क्या होता है, क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण हो जाने के बाद अवशिष्ट पदार्थ जो बचा है वह बड़ी आंत द्वारा मल द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका जो ये तो थे अंग की जो पाचन क्रिया में सहायक हो रहे थे, लेकिन इसके जो सहायक अंग हैं साथ में जो और अंग भी कार्य करते हैं वो कौन से हैं, जैसे यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय और प्लीहा, ये 4 अंग हैं। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। यकृत शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ठीक है। यह आमाशय के दाहिनी ओर स्थित होती है। यकृत का रंग लाल या भूरा होता है। यकृत 2 भागों में विभाजित होता है। इसका दायां भाग बाएं भाग की तुलना में बड़ा होता है। आप चित्र में देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो पाचक रस बनता है उसे पित्त रस कहकर पुकारते हैं। बोलते हैं ना कि पित्त बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो वो कहाँ बनता है, पित्त यकृत के अंदर बनता है। यह पित्तरस एक प्रकार की नली द्वारा ग्रहणी में आता है और इस नली को पित्त नली कहते हैं। यकृत के नीचे कुछ बगल में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यकृत में बनने वाला पित्त रस छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। यकृत में 2 रक्त नलिकाएं रक्त लेकर आती हैं, जिनमें से एक को यकृत धमनी कहते हैं, दूसरी को पोर्टल शिरा कहते हैं। यकृत में आने वाली 2 नलिकाएं यकृत में प्रवेश करके अनेक छोटे छोटे तथा पतली पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। इन नलिकाओं को कोशिकाएं भी कहते हैं और ये आगे चलकर एक कोशिका आपस में मिल जाती है, ठीक है। इससे इनका रक्त भी परस्पर मिल जाता है। बाद में कोशिकाएं मिलकर पुनः एक यकृत शिरा का निर्माण करती हैं। इसके द्वारा रक्त बाहर निकल जाता है। इसी जगह पर यकृत से एक और नली बाहर निकलती है जिसे पित्त नली के रूप में जाना जाता है। यह नलिका पित्त रस को यकृत से ग्रहणी में ले जाने का कार्य करती है। यकृत के महत्वपूर्ण कार्य, कई बार क्वेश्चन बहुत आता है यह प्रतिदिन लगभग 500 से 700 ग्राम तक पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत पित्त रस की सहायता से आंतों के भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर एकत्र करता है। शरीर को जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन प्रदान करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, शर्करा मीन्स एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। वसा तत्व को शोषित करके ईंधन के रूप में प्रयुक्त करता है। एमिनो एसिड को भी संचित करता है। तंतुओं के लिए ग्लूकोज को भी भेजता है। नवीन रक्त कोशिकाओं के लिए हीमेटिन को एकत्र करता है। यकृत शरीर के टूटे फूटे सेलों को नष्ट करता है। गर्भावस्था में यकृत लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। यह एमिनो एसिड को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसमें एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे हिपेरिन कहते हैं। यह पदार्थ रक्त को तरल बनाए रखता है और यकृत में फाइब्रिनोजन का भी निर्माण होता है। यह वसा तत्व को कार्बनिक एसिड और पानी में विघटित होने में सहायता करता है। यह विषैले पदार्थों को नष्ट करने में भी सहायक होता है। अल्कोहल के प्रभाव को समाप्त करता है। यकृत विटामिन ए और डी के साथ साथ लोहा को भी पर्याप्त मात्रा में संचित रखता है। यह शरीर के तापमान को भी सामान्य बनाए रखता है और यकृत तेल तथा विटामिन का उत्तम स्रोत माना जाता है। फिर आता है पित्ताशय। पित्ताशय एक नाशपाती के आकार की थैली होती है जो यकृत के ठीक पीछे होती है। वैज्ञानिकों का मत है कि मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 45 औंस पित्त दैनिक रूप से पाचन के लिए तैयार किया जाता है। जब कभी आवश्यकता से अधिक पित्त हो जाता है तो उसका संचय पित्ताशय द्वारा कर लिया जाता है और पित्ताशय से ही पित्तरस निकलकर एक नलिका द्वारा ग्रहणी में प्रवेश करता है। इस नली को पित्त नली कहते हैं। फिर आता है अग्नाशय। यह ग्रंथि भी आमाशय के नीचे और पीछे की ओर स्थित होती है। इसका दायां सिरा चौड़ा होता है जो ग्रहणी की ओर होता है तथा बायां सिरा प्लीहा की ओर होता है। अग्नाशय की लंबाई सामान्यतः 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। मानव भोजन की पाचन क्रिया में इस ग्रंथि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें अग्नाशिक रस बनता है। अग्नाशिक रस में इंसुलिन नामक पदार्थ भी तैयार किया जाता है जिसे रक्त अपने आप में शोषित कर लेता है।
ठीक है। अब जो इंसुलिन बन रहा है वो अग्नाशय में ही बनता है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन के न बनने से ग्लूकोज रक्त से निकलकर मूत्र के साथ बाहर जाने लगता है, जिसके फलस्वरूप मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। प्लीहा प्लीहा एक चिपचिपी सी ग्रंथि होती है जिसका रंग देखने में बैंगनी सा होता है। ग्रामीणों की भाषा में इसे तिल्ली भी कहा जाता है। इस ग्रंथि की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। प्लीहा का आकार सेम के बीज की तरह होता है और यह आंतों और गुर्दे से संबंधित रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से ग्रंथि पाचन क्रिया में सहायता करती है। यह बहुत ही नरम होती है और इसकी एक धमनी द्वारा रक्त लाया जाता है और प्लीहा उसे शोषित कर लेता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस ग्रंथि का कार्य है कि आवश्यकता पड़ने पर आंतों और आमाशय को रक्त देना होता है। जब प्लीहा से रक्त आमाशय और आंतों में पहुंच जाता है तो यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है और अंत में पाचन क्रिया और शोषण कार्य समाप्त होने के पश्चात पुनः रक्त का संचरण हो जाता है। रक्त के संचरण से यह पूर्ण रूप से फूल जाता है और इस तरह प्लीहा आमाशय और आंतों को रक्त द्वारा पोषित रखता है। इस ग्रंथि के निम्न कार्य हैं। रक्त के भंडारण का कार्य करती है। इस ग्रंथि में समस्त रुधिर का 1/5 और 1/3 भाग तक रख सकने की क्षमता होती है। यह लाल रक्त कणों का निर्माण करती है। इसकी सहायता से रक्त का आयतन नियंत्रित रहता है और यह विकृत श्वेत कणों को नष्ट करती है। इस तरह से बच्चों आपके जो सहायक अंग हैं पाचन प्रणाली के, वो भी हमने आज इसमें पढ़े हैं। आगे इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और जो इसके चित्र हैं इस चैप्टर को आप चित्र के माध्यम से पढ़ें, याद करें, तो शायद इसको आप ज़्यादा इसको अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। ठीक है।